Hi everyone, good morning to all of you. So today in this lecture we are going to solve some of the MCQs related to Indian polity. ठीक है? So we are going to cover the sixth edition or latest edition of Indian polity. So इसमें जो है हम लोग बहुत सारे MCQ solve करेंगे because we have जो हम लोग क्या करते हैं हम लोग बुक्स को कवर कर लेते हैं लेकिन क्या होता है कि हम लोग MCQ सॉल्व नहीं करते इससे के कारण जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो नहीं आती. So that is why we are going to solve some of the MCQs. So इस लेक्चर में हम लोग लगभग 10 MCQs को सॉल्व करेंगे अंडर द प्री बूस्ट. ठीक है, ये जो प्री बूस्ट वो बेसिकली हेल्पफुल होगा फॉर योर यूपीएससी एज वेल एज जेपीएससी एग्जामिनेशन. सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, community based rights. Select the correct answer using the code given below. 1 2 2 3 1 3 एंड 1 3 1 2 3. सो आप अगर देखोगे तो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इंश्योर करता है इंडिविजुअल फ्रीडम को इंश्योर करता ही है, सोशल जस्टिस को भी इंश्योर करता है, कम्युनिटी बेस्ड राइट्स को भी इंश्योर करता है. लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा. आप अगर देखोगे तो इंडिविजुअल फ्रीडम क्या कि आप अगर सोसाइटी में देखोगे हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, सो इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे जो फैक्टर्स है जैसे कास्ट हो गए, कम्युनिटी हो गई, कास्ट कम्युनिटी हो गई, रेस हो गई, रिलीजन, जेंडर. तो इन सभी के कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने जो इंडिविजुअल फ्रीडम जो उनको राइट्स मिली वो उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं. सपोज करो कि आप किसी एक फैमिली कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप एक कास्ट से बिलोंग करते हो और उस कास्ट में देयर इज नो परमिशन टू मैरिज विद अनदर कास्ट. ठीक है, सो इंटर कास्ट मैरिज ये अलाउड नहीं है. लेकिन आप समझो कि आपको ये फंडामेंटल राइट दी गई है कि आप किसी भी पर्सन के साथ आप मैरी कर सकते हो. ठीक है, ये आपको राइट टू प्राइवेसी भी दिया गया कि ये फंडामेंटल राइट है कि आप किसी भी पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हो. लेकिन जो हमारी जो कम्युनिटी होती है, हमारी जो कास्ट सिस्टम होती है, वो बेसिकली जो कम्युनिटी वो उनको अलाउ नहीं करती कि हम अपने जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको एंजॉय करें. तो उसको इंश्योर करने के लिए आप देखोगे तो हम लोग को फंडामेंटल राइट दिया गया है कि हम लोग जो अपने इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको बेसिकली एंजॉय कर सके. नेक्स्ट है तुम्हारा सोशल जस्टिस. सो आप अगर प्रेम्बल आप अगर पढ़ोगे तो प्रेम्बल में ये बात मेंशन है. जस्टिस में आप देखोगे तो जस्टिस सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो ये बात बोली गई है कि जो जस्टिस है वो हम लोग किस तरह का प्रमोट करेंगे, सोशल भी प्रमोट करेंगे, इकोनॉमिक प्रमोट करेंगे और पॉलिटिकल भी प्रमोट करेंगे. इकोनॉमिक मीन्स देयर इज इक्वल अपॉर्चुनिटी कि हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो इकोनॉमिक जो भी फंक्शन है वो कर सके, उनको ठीक है उनको जॉब मिल सके, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. सोशल जस्टिस में आप देखोगे तो क्या कि बहुत सारे आप इंडियन सोसाइटी में देखोगे तो बहुत सारे जो बैकवर्ड क्लास जैसे ओबीसी है, फिर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन. तो इन सभी सेक्शंस को इनके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोगों ने बेसिकली एक रिजर्वेशन स्टार्ट करा. और ये जो रिजर्वेशन है ये बेसिकली एक क्या है, एक एफर्मेटिव एक्शन है. एक एफर्मेटिव एक्शन होने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे सरकार ने बेसिकली रिजर्वेशन किए है इन द गवर्नमेंट जॉब्स में उन्होंने रिजर्वेशन दिया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने रिजर्वेशन दिया है. आप अगर देखोगे तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो जितने भी अगर ट्राइबल पॉपुलेशन थे उनके हिसाब से वहाँ के जो पंचायत की जो सीटें वो रिजर्व होती हैं फॉर दी ट्राइबल पॉपुलेशन. तो ये सभी एक्शन के कारण सोशल जस्टिस को गवर्नमेंट ने प्रमोट करने का काम करा. नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी बेस्ड राइट्स. तो कम्युनिटी बेस्ड राइट्स में क्या होता है कि आप जो राइट इंजॉय करते हो वो एज अ इंडिविजुअल नहीं बल्कि एज अ कम्युनिटी इंजॉय करते हो. मीन्स जैसे आप लोग जिससे लिंग्विस्टिक राइट्स हो गई प्लस रिलीजियस राइट्स हो गए. तो ये लिंग्विस्टिक राइट्स एंड रिलीजियस जो राइट्स होती है वो आप एज अ इंडिविजुअल एंजॉय नहीं करते हो बल्कि एज अ कम्युनिटी एंजॉय करते हो. इससे आप किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी ठीक है रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपके पास ये राइट है कि आप क्या कर सकते हो कि आप अपने जो रिलीजन उसको प्रोफेस कर सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो. ठीक है, तो ये सभी राइट्स बेसिकली दी गई हैं. आप अपने जो लैंग्वेज उसको प्रिजर्व कर सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो. लेकिन राइट टू कन्वर्जन आप देखोगे, ठीक है, राइट टू प्रोफेस करना, अपना रिलीजन को प्रोपोगेट करना वो आपके पास है. लेकिन राइट टू कन्वर्जन ये आपको नहीं दिया गया एज अ फंडामेंटल राइट.
तो फंडामेंटल राइट ऐसे आप देखोगे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो उसमें जो कन्वर्जन, जो फोर्सफुल कन्वर्जन है और बाय एनी अदर मीन्स कन्वर्जन स्टार्ट हुई है मोस्टली इन द साउथर्न स्टेट्स। सो इसके अगर बहुत सारे केसेस निकल करके आए लव जिहाद का, आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा लव जिहाद का। सो बेसिकली यही है कि जो लव जिहाद का जो कॉन्सेप्ट, इसको रोकने के लिए बहुत सारे स्टेट ने एंटी कन्वर्जन लॉ को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जिससे यूपी से स्टार्ट हुई थी। फिर बहुत सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में आप देखोगे तो उन्होंने ये एंटी जो जिहाद लॉज को उन्होंने वहाँ इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट है तुम्हारा, इट वॉज अस्टवाइल princely state ruled by Chogyal dynasty. It became a protectorate of India in 1947 after the lapse of British paramountcy. It became an integral part of India through the referendum. Recently, it was news due to the controversial advertisement given by the दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें बताने की कौन सा स्टेट के बारे में ये बात बोली गई है। आप इसी को पढ़ लोगे ना केवल कि चोगिल डायनेस्टी कहाँ थी। चोगिल डायनेस्टी बेसिकली सिक्किम में थी, तो इसी से आपको खत्म हो जाता है ये क्वेश्चन। ये आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि ये जो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या क्या हुआ, कि आप डायनेस्टी को पकड़ लो कि ये स्टेट में किस किस डायनेस्टी ने रूल करा है, तो उस डायनेस्टी से ही पकड़ लोगे। एक वर्ड यहाँ आप देखोगे रेफरेंडम। रेफरेंडम वन ऑफ दी आप देखोगे तो टॉपिक है इन द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वन ऑफ द सब्जेक्ट है वो बेसिकली रेफरेंडम। रेफरेंडम में क्या होती है कि जो भी पब्लिक है उनको बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका जो जवाब यस या नो में पूछा जाता है, पब्लिक उनको वोटिंग करती है और उसी को बोलते हैं रेफरेंडम। सो सिक्किम को आप पहले समझो कि सिक्किम क्या है। सो जिससे आप जिसे जानते हो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स से लगभग 550 से लेके 600 तक लगभग प्रिंसली स्टेट थे। तो 1947 में जब हमारा जो ब्रिटिश जो भी एम्पायर था, जो कि इसका फॉल डाउन होता है, उसके बाद हमको इंडिपेंडेंस मिलता है। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे जो कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे जो इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। तो सिक्किम को देखोगे तो सिक्किम जो वो बेसिकली एक इंडियन प्रिंसली स्टेट थी टिल 1947, जिसको रूल किया जाता बाय दिस चोगिल डायनेस्टी। फिर आफ्टर द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पारामाउंसी, मतलब ब्रिटिश जो भी एम्पायर उसको अगर जिसका फॉल डाउन होता है, तो उसके बाद सिक्किम बिकम अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट। सो ये जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप से समझो, प्रोटेक्टोरेट स्टेट। सो प्रोटेक्टोरेट स्टेट बेसिकली एक ऐसी स्टेट होती है जिसका जो डिफेंस होता है, फॉरेन रिलेशन होता है, कम्युनिकेशन विद द डिफरेंट कंट्रीज होती है, तो ये सभी किसके हाथ में होती है, जो भी स्टेट जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट थी। ये जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ब्रिटिशर ने स्टार्ट करा था। उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को, आप इंडियन प्रिंसली स्टेट को देखोगे तो उन्होंने बहुत सारे इंडियन प्रिंसली स्टेट को अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस, तो ये सभी उन्होंने इन सभी मेथडों को यूज करके उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को उन्होंने एनेक्स करा था, और उनके बाद उन्होंने उनको प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दिया था कि आपकी जो जितनी भी डिफेंस होगी, जितने भी फॉरेन रिलेशंस होंगे, जितने भी कम्युनिकेशन विद डिफरेंट स्टेट्स होंगे, उसको कौन कंट्रोल करेगी, ब्रिटिशर कंट्रोल करेगी। और आपका जो प्रोटेक्शन का जो जिम्मा वो कौन लेता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती है। तो प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गई आफ्टर द 1947 सिक्किम। तो 1974 में आप देखोगे तो 1974 में सिक्किम ने कि जितने लोगों ने उन्होंने अपने एक डिज़ायर को एक्सप्रेस करा कि दे वांट अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद इंडिया। सो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने लगभग 35 अमेंडमेंट एक्ट को 1974 को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, और उन्होंने सिक्किम को अंडर आर्टिकल 2A अंडर द 10th शेड्यूल, ठीक है, अंडर द 10th शेड्यूल में उनको उन्होंने रख दिया। ठीक है, लेकिन बाद में बहुत सारे लोग ने इससे सेटिस्फाइड नहीं किया, तो बहुत सारे लोग जो कि सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वहाँ रेफरेंडम बाद में की गई, और रेफरेंडम करने के बाद 1975 में जो चोगिल डायनेस्टी थी उसको बेसिकली अबॉलिश कर दिया गया, और सिक्किम को बना दिया गया एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया सिक्किम बन गई। सो इसके बाद क्या हो गया, गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या करा, गवर्नमेंट ने 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास करा, और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करके उन्होंने इंडिया को एज अ फुल फ्लेज स्टेट का जो कैटेगरी है, जो स्टेटस है, ठीक है,
उसको उन्होंने सिक्किम को दिया, और फिर इसी को हमारा जो सिक्किम वो बेसिकली 22वां राज्य वो बना इंडिया का, ठीक है। ये सिक्किम के बारे में था। नेक्स्ट तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, ठीक है। सो फर्स्ट तुम्हारा, द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट कैनॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। द प्रोक्लेमेशन declaring financial emergency can be approved only by Lok Sabha. Proclamation of the financial emergency can be passed by the simple majority. Parliament can make law on state subject during the financial emergency. तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि अंडर आर्टिकल 360 आती है, तो उसके बारे में ये बात बोली गई है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट, ये गलत है। सो आप अगर देखोगे तो पहले क्या थी कि 38 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी, सो 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में जो हुई थी, उसमें जो प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन था वो बियॉन्ड था जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड था। लेकिन बाद में इसको बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको बेसिकली विद इन द जुडिशियल रिव्यू के अंडर ला दिया गया इसको, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट वो गलत है। प्रोक्लेमेशन ऑफ डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी अप्रूव्ड ओनली द लोकसभा, ऐसा बात नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर इम्पोज करनी है तो उसको अगर अप्रूवल चाहिए तो बोथ हाउसेस को चाहिए, बोथ हाउसेस विद इन द 2 मंथ, ठीक है। सो 2 मंथ के अंदर ही उनको अप्रूवल चाहिए होता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी पास्ड बाय द सिंपल मेजॉरिटी, तो ये सही है, सिंपल मेजॉरिटी को भी पास की जा सकती है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, ऐसी कोई बातें नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर इम्पोज की जाती है तो सर्टेन चेंजेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्टेट सब्जेक्ट में लॉ बना सकते हो, ऐसा नहीं है। सो आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो अंडर आर्टिकल 360 आप देखोगे तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। और ये जो इम्पोजिशन होता है वो बेसिकली किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया में हो सकता है या थ्रू आउट द कंट्री हो सकता है, ठीक है। इसको बेसिकली लगाया जा सकता है। सो अंडर आर्टिकल अंडर जो अमेंडमेंट 38 अमेंडमेंट जो थी 1975 में, उसमें जो प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फैक्शन थे ऑन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसको बेसिकली फाइनल मान लिया गया था। और ये माना गया था कि जो प्रेसिडेंट की जो भी सेटिस्फैक्शन है उसको कहीं भी कोई भी कोर्ट में उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट इज़ बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। लेकिन इसको बाद में 44th अमेंडमेंट जो कि आई थी 1978 में, उसके थ्रू इसको बेसिकली हटा दिया गया। और इसमें ये बात बोला गया कि जो प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है विद रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मीन्स जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है कि प्रेसिडेंट ने ऐसा एक्शन अगर लिया तो क्यों लिया। और आप देखोगे तो प्रेसिडेंट एक्शन लेते नहीं है, बेसिकली वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एक्शन उनको जो एडवाइस करते हैं उनके बेसिस पे ही प्रेसिडेंट एक्शन लेते हैं। सो अगर प्रोक्लेमेशन आप देखोगे तो प्रोक्लेमेशन जो है वो बेसिकली मस्ट है अप्रूव विद इन द 2 मंथ ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। सो अगर प्रोक्लेमेशन की जाती है तो उसको जो बेसिकली पास करनी होती है विद बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा विद इन द 2 मंथ्स, ठीक है। फिर आप देखोगे तो सम ऑफ द चेंजेस आप देखो कि क्या क्या चेंजेस होती है। सो इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर क्या होते हैं, उसके पास ये पावर आ जाती है कि जो भी वो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी मशीनरी है, स्टेट गवर्नमेंट को बेसिकली सम ऑफ द एरियाज में वो जो भी फाइनेंशियल एरियाज है उनमें वो डायरेक्शन दे सकती है, ठीक है। जैसे बहुत सारे आप वो क्या कर सकते हैं, मेजर बोल सकते हैं कि आप ये मेजर अडॉप्ट करो टू डील विद दिस फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। जैसे वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि रिडक्शन द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ द पर्सन सर्विंग इन द स्टेट। तो स्टेट में कोई भी स्टेट ऑफिशियल अगर फंक्शन कर रहे हैं तो उनके जो भी सैलरीज है, उनके जो भी अलाउंसेस है, उनको वो हटाने कम करने का काम कर सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ द ऑल मनी बिल, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल बिल होती है, मनी बिल होती है, उनको क्या किया जा सकता है, रिजर्व किया जा सकता है for the consideration of the president. President may issue direction for the reduction of salaries and allowances. प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि जितने भी सैलरीज से अलाउंसेस है, ठीक है, वो जैसे जजेस हो गए हाई कोर्ट्स के, उनको आप जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट को, वो आप उनको रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है।
तो ये सम ऑफ द चेंजेस है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो लॉ बना सकती है इन द स्टेट सब्जेक्ट, ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन are appointed by the president. Only the president of India can remove the chairperson of the National Human Right Commission and the State Human Right Commission. So इसमें आप देखोगे तो ये जो बात बोली गई कि चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये गलत है। क्योंकि इनको जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उसको तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो स्टेट के होते हैं उसको बेसिकली गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो ये गलत हो जाता है, तो इसको आप फर्स्ट को एलिमिनेट कर दो। सेकंड क्या, ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये बेसिकली सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सो इसका आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, सो ये जो जिसके अंडर ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया गया, वो बेसिकली क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। सो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंडर ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को प्लस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को बेसिकली बनाया गया था, फॉर्म किया गया था। ये क्या है कि जो भी वायलेशन होती है ऑफ द ह्यूमन राइट उसको बेसिकली देखने का काम करती है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एट द स्टेट लेवल। जो भी स्टेट सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में अगर जो भी स्टेट सब्जेक्ट होगी कॉन्करेंट लिस्ट हो गई, तो उनमें अगर कोई भी देयर इज अ इंसिडेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो उनको देखने का काम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन करती है। एंड थ्रू आउट द कंट्री नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखने का काम करती है। सो अगर मान देखोगे अगर कोई भी केस जो किसमें ह्यूमन राइट वायलेशन का अगर केस निकल करके आया है, तो अगर उसको अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने या अदर एनी अथॉरिटी ने उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है, तो फिर उस केसेस को स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन उसको अपने अंडर नहीं लेती है। ठीक है, आप अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन को देखोगे तो उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो भी चेयरपर्सन होते हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। लेकिन वन थिंग आप देखोगे तो जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो भी मेंबर्स हैं उनको बेसिकली जो भी चेयरमैन उनको आप चूंकि गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन उनको वो रिमूव नहीं कर सकते। उनका रिमूवल केवल प्रेसिडेंट के ही एक्शन से ही होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट तुम्हारे इंटरेस्ट ग्रुप सीक टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिकुलर सेक्शन और ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्रमोशनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड द सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, ये आप मेंशन कर लो, promotional interest group and the sectional interest groups. So which of the following are the typical example of the sectional interest groups? Professional bodies such as lawyers and doctors, trade unions, third is a grouping fighting against the bonded labor and the caste discrimination. तो इसमें बताना है कि कौन से जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो बेसिकली प्रमोशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स है एंड कौन से सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। सो अब अगर हमारे जो इंडियन सोसाइटी में देखोगे तो इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो कि डिफरेंट प्रोफेशन से एसोसिएटेड है। जैसे बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे लोग अब देखोगे तो ट्रेड यूनियन से, बहुत सारे लोग क्या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं। तो ये डिफरेंट प्रोफेशन से लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या करते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं अपने एक यूनियन बनाते हैं। इवन द आईएएस देखोगे तो आईएएस आईपीएस की भी आप देखोगे तो उनकी भी बॉडी होती है। चूंकि गवर्नमेंट ने अलाउ इनको नहीं करा है कि आप अपने जो एसोसिएशन को फॉर्म आप यूनियन को फॉर्म नहीं कर सकते हो, लेकिन उन्हें एक नॉर्मल बॉडी बनाए रखी है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि बेसिकली अपने यूनियन को बना कर रखते हैं, डॉक्टर यूनियन, एडवोकेट का यूनियन, कि अगर इन द फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे टीचर्स के यूनियन होती है, तो इन द प्रॉब्लम अगर सरकार के खिलाफ अगर कोई भी प्रोटेस्ट करना है, अगर कोई भी इशू जनरेट होती है इन द दिस क्वालिफिकेशन, तो ये बेसिकली यूनियन उन सभी इशू से डील करती है। जैसे फार्मर का देखोगे तो फार्मर यूनियन है। तो वैसे ही बहुत सारे जो जितने भी डिफरेंट प्रोफेशन से लोग जुड़े हुए हैं वो अपना यूनियन बना करके रखते हैं, क्योंकि वो जो कोई भी डिसीजन है गवर्नमेंट की, कोई भी अगर पॉलिसी है, वो उसको इजिली इम्पैक्ट कर सके। तो आप अगर देखोगे तो बहुत सारे जो सोसाइटी में लोग होते हैं वो सेक्शनल होते हैं, मीन्स
कि वो एक सेक्शन के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि इंटरेस्ट ऑफ द ऑल ओवर द कम्युनिटी। जैसे डॉक्टर हो गए, तो ये जो सेक्शन है वो केवल डॉक्टर के जो भी सेक्शन है, अब तो डॉक्टर उनके इंटरेस्ट को दिखाया जाएगा। एडवोकेट है तो जो भी सोसाइटी में जो भी लोग एडवोकेट सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जिनका प्रोफेशन एडवोकेट है, ठीक है, उसको इंटरेस्ट शो करते हैं। जो भी ट्रेड यूनियंस हो गए, लेबर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, तो सेक्शनल इंटरेस्ट को दिखाते हैं, ना कि ब्रॉडर ब्रॉडर इंटरेस्ट को दिखाते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट में देखोगे तो प्रोमोशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। ये प्रोमोशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं कि ये बेसिकली अपने एक सेक्शन के इंटरेस्ट के लिए बात नहीं करती, ये बेसिकली ओवरऑल जितनी भी कम्युनिटी है उनके वेलफेयर के लिए बात बोलते हैं, उनके इंटरेस्ट में बात बोलते हैं। तो प्रोफेशनल बॉडी जैसे लॉयर्स एंड डॉक्टर थे, तो ये क्या हो गई, ये सेक्शनल हो गई। ट्रेड यूनियंस क्या हो गई, ये सेक्शनल हो गई। और ये फाइटिंग ग्रुप अगेंस्ट द बॉन्डेड लेबर एंड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये बेसिकली क्या हो गई, ये प्रोमोशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गए। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टिपिकल एग्जांपल ऑफ द सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, मींस कि एक सेक्शन के इंटरेस्ट को वो दिखा रही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगी, तो इसमें कैंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट में लीड टू लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप फॉर एन इंडिविजुअल, वेन an individual citizen voluntarily acquire the citizen of the another country. Next is हमारा, if a citizen has show disloyalty to the Constitution of India, and if he is a minor whose parents have renounced the Indian citizenship. ठीक है, तो आप अगर सिटीजनशिप एक्ट 1955 को देखोगे तो उन्होंने बहुत सारे वेज को उन्होंने दिखाया है कि किस तरह जो हम लोग इंडिया के जो सिटीजनशिप है उसको हम लोग ले सकते हैं, और बाय हम लोग किस तरह से जो इंडिया के जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको डिप्राइव कर सकते हैं। ठीक है, बाय जिससे बाय क्या कि बाय रेन्यूंसिएशन। सो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया है वो जिसके पास फुल एज है, फुल कैपेसिटी है, कैन मेक डिक्लेरेशन ऑफ रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप। क्या है कि उसमें क्या होता है कि रिनाउंस किया जा सकता है कि आप जो बेसिकली वॉलंटरली अपने मर्जी से इंडिया का जो सिटीजनशिप है उसको बेसिकली हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, और भी वो किसी भी अदर कंट्री को ले सकते हैं। सो आप अगर देखोगे तो अगर कोई भी सिटीजन अगर वो डिसलॉयल्टी शो करते हैं टू द अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसके कारण भी उसको बेसिकली उनका जो भी सिटीजनशिप है उसको लिया जा सकता है। इफ सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय द फ्रॉड, अगर कोई भी सिटीजन ने बाय फ्रॉड मीन्स, ठीक है, उन्होंने अगर बेसिकली सिटीजनशिप लिया तो उसको बेसिकली उसको सिटीजनशिप उसका छीना जा सकता है। फिर सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग द वॉर। तो ड्यूरिंग द वॉर अगर आप जो भी एनिमी कंट्रीज है उनके साथ अगर आप ट्रेड करते हो, आप उनके साथ कम्युनिकेशन करते हो, तो आपकी जो सिटीजनशिप उसको दी जा सकती है। एंड सिटीजन विद इन द 5 years आफ्टर द रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन इम्प्रिजन इन एनी कंट्री। ठीक है, तो अगर एनी कंट्री में उन्होंने आपको इम्प्रिजन दिया 2 साल से अधिक के लिए, तो आपको बेसिकली सिटीजनशिप आपकी ली जा सकती है। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट दी गई है कि व्हेन द इंडियन वॉलंटरी एक्वायर, ये सही है। इफ द सिटीजन हैज डिसलॉयल्टी, ये भी सही है। इफ ही इज द माइनर हुज पेरेंट हैव रिनाउंस्ड इंडियन सिटीजन, तो ये भी सही है। ठीक है, सो बाय टर्मिनेशन में आप देखोगे तो व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ द अनदर कंट्री, द इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट। तो इंडिया में आप देखोगे तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में है। आप अगर यूएसए में देखोगे तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, लेकिन इंडिया में आप देखोगे तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब कि स्टेट एंड सेंटर उनके लिए दोनों ही एक ही सिटीजनशिप का स्टेटस है। नेक्स्ट आप देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बताने के जो कौन कौन से जो फेडरल फीचर है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला तुम्हारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है तुम्हारा बाइकैमरलिज्म, थर्ड है तुम्हारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इसका जो आंसर है वो बेसिकली बी है। ठीक है, ये जो बाइकैमरलिज्म है ये बेसिकली फेडरल फीचर है। तो आप अगर देखोगे जो कि फेडरल फीचर कौन कौन से हैं, सो फेडरल फीचर में देखोगे तो जैसे 2 गवर्नमेंट हो गई, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गई एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई।
फिर डिवीजन ऑफ पावर हो गई, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर हो गई। फिर तुम्हारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गई, और बाइकैमरलिज्म हो गई। तो ये सब जो भी है वो फेडरल फीचर है। आप अगर देखोगे तो जो यूनिटरी फीचर है, ठीक है, नॉन फेडरल जो फीचर है वो बेसिकली क्या आती है, स्ट्रॉन्ग सेंटर आ गई, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन आ गई, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ गई, इंटीग्रेटेड जुडिशरी आ गई। फिर तो आप देखोगे तो इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो आप इसको मिस इंटरप्रेट मत करना। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर हो गई, फिर ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई। तो ये सब जितने भी है वो यूनिटरी फीचर्स है, ठीक है। आप अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली प्रमोट करती है फेडरल सिस्टम, ठीक है। सो आप देखोगे तो ये जो वर्ड है फेडरेशन वो बेसिकली मेंशन नहीं है इन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली हम लोगों ने जो वर्ड यूज करा है अगेंस्ट दिस फेडरेशन वो बेसिकली यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नीति आयोग। इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये सही है। इट प्रोवाइड बोथ डायरेक्शनल एंड द पॉलिसी इनपुट बट नॉट द टेक्निकल एडवाइस। एंड थर्ड क्या है, इट प्रोवाइड अ कोलैबोरेटिव एंड द बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो इसका जो जो आंसर हो जाएगा, ये जो आप देखोगे तो इट प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पॉलिसी इनपुट बट नॉट द टेक्निकल एडवाइस, तो ये गलत है, ठीक है। तो अब बी को एलिमिनेट करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सो नीति आयोग को आप देखोगे तो नीति आयोग बेसिकली एक थिंक टैंक बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। सो पहले जो प्लानिंग कमीशन थी उसको हटा करके ये इसको नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया गया बाय द एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसको बेसिकली बनाया गया विद द रेजोल्यूशन ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये बेसिकली एक थिंक टैंक का काम करती है जो भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हो गई, प्रोग्राम्स हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको बेसिकली बनाने का काम करती है। और ये आप देखोगे तो ये जो टेक्निकल एडवाइस है उनको भी वो बेसिकली स्टेट एंड सेंटर को प्रोवाइड कराती है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा विथ रेफरेंस टू इंटीग्रेशन ऑफ द आर्ट्सवाइल प्रिंसली स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। सो प्रिंसली स्टेट ये मोड ऑफ इंटीग्रेशन है, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, रेफरेंडम, पुलिस एक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो आपने अगर अभी रिसेंटली जो आपने अगर न्यूज़ देखा होगा तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो लाई गई थी, तो उसके थ्रू आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कश्मीर को बेसिकली अडॉप्ट किया गया बाय दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो ये तो सही है, तो थर्ड सही हो गया। हैदराबाद को आप देखोगे तो हैदराबाद को बेसिकली पुलिस एक्शन से ही अंडर किया गया था। अगर आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ा होगा तो आपने हैदराबाद के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो फर्स्ट वो एलिमिनेट हो जाती है, फर्स्ट को एलिमिनेट करोगे तो आंसर हो जाएगी बी, ठीक है। तो आपको केवल एक ऑप्शन चूज करनी होती है, आप एक ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर दोगे तो आप बाय एलिमिनेशन मेथड आप जो आंसर उसको आप ले पा सकते हो। तो हैदराबाद को बेसिकली पुलिस एक्शन से लिया गया, जूनागढ़ को बेसिकली रेफरेंडम के द्वारा लिया गया, और बेसिकली कश्मीर को आप देखोगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू इंटीग्रेट किया गया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस आप देखोगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है इन द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सही बातें हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक यू।